is a solid state. Solid state day 1, ठीक है। सॉलिड स्टेट में शुरू करें तो चालू करें। तो वी आर स्टार्टिंग अवर यूनिट। नेम ऑफ अवर यूनिट इज अ सॉलिड स्टेट। इसके सॉलिड स्टेट के आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे, सबसे पहले तो पढ़ेंगे टाइप ऑफ सॉलिड। टाइप ऑफ सॉलिड, टाइप ऑफ सॉलिड एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको डिटेल में पढ़ेंगे। उसके साथ साथ सबसे पहले जो टाइप्स ऑफ सॉलिड में है, दो टाइप के सॉलिड होते हैं। एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा होता है एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड, तो पहले हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। सॉलिड दो टाइप के हैं, एक है बच्चों क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक है क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा है एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड, we have the two types of solid here. One is a crystalline solid and another is the amorphous solid. अब कौन से सॉलिड को हम क्रिस्टलाइन सॉलिड कहेंगे और कौन से सॉलिड को एमॉर्फस, इसके लिए हम यहाँ पे कुछ फैक्टर्स लिखेंगे। कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं, अगर क्या है अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की अरेंजमेंट किस तरह है वो हमें देखना है। अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो ऐसे एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, जिसे हम इसको एक ऑर्डर कहेंगे, जैसे ऐसे 3 है और ऐसे 2 है तो इसका ऑर्डर हो गया 3/2, ठीक है। ऐसे तो ऑर्डर कितना हो गया 3/3। इट इज द रेगुलर ऑर्डर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट। यहाँ पे कैसी अरेंजमेंट है, रेगुलर ऑर्डर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। क्रिस्टलाइन सॉलिड में रेगुलर ऑर्डर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है, लेकिन यहाँ पे नो रेगुलर ऑर्डर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट। यहाँ पे कोई 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट नहीं है। जैसे पार्टिकल ऐसे 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 कैसे भी रैंडम ऑर्डर में है, वहां पे कोई एक पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं है। अगर वहां पे पर्टिकुलर ऑर्डर है तो फिर वो कौन सा सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। और अगर वहां पे पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं है तो वो कौन सा सॉलिड है, एमॉर्फस सॉलिड है, ठीक है। अब उसके बाद ऑर्डर, अब इधर ऑर्डर ही नहीं है, मतलब ऑर्डर कितना है 0। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे, अभी मैं यहाँ पे जो सॉलिड मैंने आपको यहाँ पे ड्रॉ किया था, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ऑर्डर कितने का है 3/3, लेकिन यहाँ पे क्या नहीं है, ऑर्डर ही नहीं है। मतलब इसका 3/3 भी हो सकता है, 4/4 भी हो सकता है, मतलब एक लंबा ऑर्डर की वैल्यू यहाँ पे ज्यादा रहेंगी। और इसीलिए इसका जो ऑर्डर रहेगा वो कैसा रहेगा, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। सारे एक ऑर्डर में अरेंज होगा तो ये बहुत ऐसा लॉन्ग रेंज ऑर्डर रहेगा। यहाँ पे कुछ समय के लिए खाली आ सकता है एक आध बार ऐसे एकाधी ऐसा ऑर्डर, लेकिन ऐसे पूरे सारे एक लाइन में ऐसे नहीं आएंगे। सो इट विल हैव द व्हिच ऑर्डर, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। इनका ऑर्डर शॉर्ट रेंज रहेगा, उनका ऑर्डर लॉन्ग रेंज रहेगा। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये जो इनके बीच का जो डिस्टेंस है, एक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए रेगुलरिटी यहाँ पे होने की वजह से ये दो एटम के बीच में जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस इन दोनों के बीच में भी रहेगा। और उनके बीच का अगर बॉन्ड डिस्टेंस अगर कैसा है सेम, तो क्या होगा, उनके बीच का बॉन्ड डिस्टेंस अगर सेम है तो उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए अगर इसको 2 जूल एनर्जी लग रही है तो इसको भी कितनी लगेंगी, 2 जूल। तो इसको भी कितनी लगेंगी, 2 जूल। तो अगर उसमें ऐसे 100 बॉन्ड है तो 2 × 100 = 200 जूल।
बराबर। और इसीलिए 1 ग्राम का भी ले लो, 1 ग्राम है तो उसमें समझो 100 बॉन्ड है तो 200 जूल, और इसीलिए तो फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी, और फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी तो वो फिक्स अमाउंट में क्या बढ़ाएगा, टेम्परेचर, और इसीलिए उसकी जो मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू है वो कैसी रहेंगी, फिक्स, एकदम शार्प मेल्टिंग पॉइंट। शार्प मतलब 23.57, तो 23.57 पे ही मेल्ट होगा शार्प मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि सारे बॉन्ड कैसे लगभग सेम, ठीक है, और इसीलिए उसकी एक एग्जैक्ट वैल्यू निकलेंगी कि मेल्ट करने के लिए कितना चाहिए। सो इनके जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कैसे रहेंगे, शार्प, इट विल हैव द शार्प मेल्टिंग पॉइंट। शार्प का मतलब समझ गए ना, एग्जैक्ट उनकी वैल्यू रहेंगी मेल्टिंग पॉइंट की, नॉट शार्प मेल्टिंग पॉइंट इनकी रहेंगी, लेकिन 23, इट मे बी समटाइम 23.5, समटाइम 23, ये जो भी है, ठीक है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं रहेंगी मेल्टिंग पॉइंट की। अब ये सॉलिड है इसीलिए हम उनके मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट की बात नहीं करते हैं, क्योंकि वो कौन है, सॉलिड। लिक्विड होते तो हम उनके बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, लेकिन ये सॉलिड होने की वजह से हम उसके काय की बात करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट्स की, ठीक है। अब दूसरा हमें पता है, मेल्ट जब हम किसी को करते हैं तो सॉलिड का कन्वर्शन क्या में होता है, लिक्विड में। जब हम किसी को क्या करते हैं, मेल्ट, तो सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड जब हम किसी को मेल्ट करते हैं। तो यहाँ पे भी एक मोल के, एक मोल मतलब इक्वल्स टू एक मॉलिक्यूलर वेट, एक मोल सॉलिड को उसके लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो भी अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है, पहले तो ध्यान में रखेंगे, सॉलिड का कन्वर्शन लिक्विड में करने की प्रोसेस को मेल्टिंग कहते हैं, और अभी 11वीं में उसको क्या कहते हैं, फ्यूजन, ठीक है। बड़े होने के बाद क्या कहते हैं, फ्यूजन। तो फ्यूजन हो रहा है मतलब मेल्टिंग हो रही है, तो फ्यूजन को एक मोल सॉलिड को उसके मेल्टिंग पॉइंट पे मेल्ट करने के लिए जो हीट लगती है उसको कहते हैं एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। तो इसकी फिक्स रहेंगी, जैसे मैंने बोला 1 ग्राम है उसमें 100 बॉन्ड है तो कितनी लगेंगी, एक बॉन्ड को 2 जूल रख दी, 100 बॉन्ड को 200 जूल, फिक्स है। लेकिन यहाँ पे जरूरी नहीं है, कोई बॉन्ड को 2 लगेगी, कोई बॉन्ड को 3, किसी को 4, तो किसी को 1.5, तो किसी को 0.5। इसलिए एग्जैक्टली 1 ग्राम में कितने बॉन्ड होंगे और कितने को कितनी लगेंगी ये वैल्यू फिक्स नहीं है, और इसीलिए इसकी एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन की वैल्यू फिक्स नहीं रहेंगी, लेकिन इसकी डेफिनाइट वैल्यू ऑफ एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। सो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन को डिनोट करते हैं डेल्टा फ्यूज एच से, डेल्टा फ्यूज एच, इसको कहते हैं एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, नहीं ठीक है। सो तो इसको क्या कहते हैं, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, ठीक है, इसको क्या कहते हैं बच्चों, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। तो ध्यान रखेंगे, इसको कहते हैं हम एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा फ्यूज एच, और इसके एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन की वैल्यू जो होती है वो डेफिनाइट होती है, और इसके एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन की वैल्यू डेफिनाइट नहीं होती। So we will not have the definite value of enthalpy of fusion, but it will have the definite value of enthalpy of fusion. Clear है? इसके enthalpy of fusion की वैल्यू डेफिनाइट होती है, लेकिन इसके enthalpy of fusion की वैल्यू डेफिनाइट नहीं होती। Clear है? So it will have the definite value of enthalpy of fusion, and it will not have the definite value of enthalpy of fusion. ठीक है, तो कितने पॉइंट हो गए बच्चों, 4। इसके अंदर रेगुलर ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट है, इसके अंदर नहीं। ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर है, ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर। इसका मेल्टिंग पॉइंट शार्प है, इसका मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं है। इसके बाद एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन की वैल्यू इसकी डेफिनाइट है, उसकी डेफिनाइट नहीं है। इट विल नॉट हैव द डेफिनाइट वैल्यू ऑफ एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, इट विल नॉट हैव द वैल्यू ऑफ डेफिनाइट वैल्यू ऑफ एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। अब हम इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल में आपको ध्यान में रखना है, इसका एग्जाम्पल आप कोई भी मेटल ले लेते हो, मेटल हो गया, NaCl का क्रिस्टल हो गया, ठीक है, एटसेट्रा। दे हैव द डेफिनाइट स्ट्रक्चर,
लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो इसका है ग्लास, प्लास्टिक, रबर, these are the examples of weak solid, amorphous solid. अब बोर्ड्स की बैच कर रहे तो 5 पॉइंट्स इज मोर देन सफिशिएंट। 2 मार्क के लिए आपको पूछेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, ठीक है। और इसकी 2 प्रॉपर्टी है, एक एनिसोट्रोपी और एक आइसोट्रोपी, ठीक है। तो एनिसोट्रोपी और आइसोट्रोपी में क्या फर्क है, सबसे पहले देख लेते हैं आइसोट्रोपी। आइसोट्रोपी में क्या है, आइसो मतलब से, तो आइसोट्रोपी में क्या होता है कि आप किसी भी डायरेक्शन से वैल्यू गिनो, फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू कैसी मिलेंगी, से, दैट इज कॉल्ड आइसोट्रोपी। लेकिन एनिसोट्रोपी में क्या है कि डायरेक्शन अगर चेंज हुई तो उस फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू क्या हो जाएंगी, चेंज। वंस मोर, डायरेक्शन चेंज, वैल्यू ऑफ दैट फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज, दैट इज कॉल्ड एनिसोट्रोपी। मतलब ऐसा सॉलिड जिसके कोई पर्टिकुलर फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर हमें गिननी है तो क्या होगा, अगर उसकी डायरेक्शन चेंज हुई, डायरेक्शन ऑफ मेजरमेंट अगर चेंज हुई तो वैल्यू ऑफ दैट फिजिकल प्रॉपर्टी आल्सो चेंजेस, तो इट इज कॉल्ड एनिसोट्रोपी। बट इफ डायरेक्शन चेंज but value does not change, then that solid has the ability to show isotropy। समझ गए, सिंपल बात। एक बात ध्यान में रखना है कि एमॉर्फस सॉलिड जो है वो आइसोट्रोपी शो करते हैं। क्या शो करते हैं, आइसोट्रोपी। और जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो शो करते हैं एनिसोट्रोपी। वंस मोर, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या शो करेगा, एनिसोट्रोपी। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या शो करेगा, एनिसोट्रोपी। एंड ये क्या शो करेगा, आइसोट्रोपी। तो दिस 6 डिफरेंसेस यू कैन कीप इन योर माइंड रिलेटेड टू द क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड। वंस मोर, क्रिस्टलाइन सॉलिड शोज, crystalline solid shows anisotropy and amorphous solid shows isotropy. These are the how many differences, 5 to 6 differences, ठीक है। we have seen property, ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी। अब ये थे सॉलिड के 2 टाइप, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड। अब हम देखते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप। क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप, क्रिस्टलाइन सॉलिड डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, डिपेंडिंग अपॉन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, डिपेंडिंग अपॉन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन है, उसके बेसिस पे जो हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसके अलग अलग टाइप है। अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सीपी बोल देता हूं मैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल नॉट अ केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ विच पार्टिकल, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आयन है, आयन में मेटल कटायन और नॉन मेटल अनायन है, जैसे आपको पता है एग्जांपल NaCl, Na पॉजिटिव, Cl निगेटिव, इनके बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, आयोनिक बॉन्ड। तो व्हेन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयन, ठीक है, तो सॉलिड का नाम रहेगा कौन सा सॉलिड, आयोनिक सॉलिड। कौन सा सॉलिड रहेगा वो, आयोनिक सॉलिड, ठीक है। हाँ नहीं, हाँ, कौन सा सॉलिड रहेगा, आयोनिक सॉलिड। और कौन कौन चाहिए उसमें, कटायन और अनायन। और ये जो आयोनिक सॉलिड है इसके अंदर का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो रहेगा आयोनिक बॉन्ड।
वो रहेगा आयोनिक बॉन्ड। और इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है, आयोनिक बॉन्ड सबसे स्ट्रांग है, इसीलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा रहेगा, हाई, सबसे ज्यादा, बहुत ज्यादा। और सेकेंडली इसकी कंडक्टिविटी, मतलब ये कंडक्ट करेगा कि नहीं करेगा, तो ये कंडक्टर है, कंडक्टर इन लिक्विड स्टेट, ये कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन कौन सी स्टेट में, लिक्विड स्टेट। सॉलिड स्टेट में इसके आयन एक जगह खड़े रहेंगे, गांव में घूमेंगे नहीं। सो इट इज बैड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर, पुअर कंडक्टर इन विच स्टेट, सॉलिड स्टेट। और इसका एग्जाम्पल अगर हम लेंगे तो इसका एग्जाम्पल हो गया NaCl, KCl, NaF, KF, etc. बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसके हैं। So this solid is a weak solid. First type of solid is a weak solid, ionic solid, या इसी को आयोनिक क्रिस्टल कहते हैं। क्या कहते हैं इसी को, आयोनिक क्रिस्टल। ठीक है। अब दूसरा है, अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या रहते हैं, एटम, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या रहते हैं, एटम, which are held together by covalent bond। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम है, जैसे आपको पता है डायमंड, यहाँ पे डायमंड में एक कार्बन को कितने कार्बन जुड़े होते हैं, 4। ये एक को फिर से कितने जुड़े होंगे, 4। ये एक को फिर से कितने जुड़े होंगे, 4। तो ये ऐसे जुड़ते जाएंगे। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है एटम, एंड विच आर हेल्ड टुगेदर बाय which force of attraction, कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड से जो जुड़े हैं उनको कहते हैं कोवैलेंट सॉलिड, और कोवैलेंट क्रिस्टल कहेंगे हम उसको। ठीक है। और यहाँ पे इनका नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है। कोवैलेंट बॉन्ड का कैसा स्ट्रक्चर होता है, नेटवर्क स्ट्रक्चर। और इस नेटवर्क स्ट्रक्चर की वजह से कोवैलेंट बॉन्ड आयोनिक बॉन्ड से वीक है, लेकिन नेटवर्क की वजह से क्या था, वो बोलते हैं ना आपको, एक लकड़ी रही तो जल्दी टूटती, लेकिन 10 अगर एट आएंगी तो हम उसको तोड़ नहीं सकते। उसी तरह इनका भी नेटवर्क होने की वजह से इसको तोड़ना क्या हो जाता है, डिफिकल्ट, और इसीलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है, हाई। और ये इसमें कुछ एग्जांपल्स है, जैसे डायमंड है, डायमंड नॉट कंडक्टर, नॉट कंडक्टर और बैड कंडक्टर भी कैसे, बैड कंडक्टर, लेकिन ग्रेफाइट जो है वो कंडक्ट करता है, कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। और इसके एग्जाम्पल हम लेंगे, डायमंड, डायमंड, ग्रेफाइट, सिलिका, SiC, सिलिकॉन कार्बाइड हम बोल सकते हैं। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कोवैलेंट सॉलिड। तो सेकंड टाइप का सॉलिड आज हमने देखा है। पहला वाला, जब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आयंस रहेंगे, कौन से, मेटल कैटायंस एंड नॉन मेटल अनायंस, देन वी से इट इज आयोनिक सॉलिड। बट व्हेन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर एटम and they are held together by covalent bond or network structure, then it is called covalent solid। ठीक है। एंड सेकेंडली इनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, हाई। डायमंड बैड कंडक्टर है, लेकिन ग्रेफाइट कैसा है, कंडक्टर है। डायमंड, ग्रेफाइट, ये उसके एग्जाम्पल्स है। सिलिका, SiC भी उसी का एग्जाम्पल है, सिलिकॉन कार्बाइड कहते हैं। अब ये हो गए दो टाइप के सॉलिड्स। ठीक है, आयोनिक सॉलिड है, कोवैलेंट सॉलिड। उसके बाद थर्ड टाइप का सॉलिड, जब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल होते हैं, मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल होंगे तो उनके बीच में अलग अलग टाइप के इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेंगे। तो फिर मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूलर सॉलिड,
और इनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो या तो क्या होगा, या तो होगा डायपोल डायपोल इंटरएक्शन होगा, या वंडरवॉल फोर्स होगा, या डिस्पर्शन फोर्स होगा, ठीक है, और लंदन फोर्स, दैट इज ऑल, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होंगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। अब इनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, लो, और ये इसको कोई मतलब कोई कंडक्टर रहेगा, कोई नहीं रहेगा, और इसके एग्जांपल्स भी हम अलग अलग देखेंगे। मॉलिक्यूलर सॉलिड के मॉलिक्यूल कैसा है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट उनके दो टाइप के सॉलिड बनते हैं। मॉलिक्यूल अगर नॉन पोलर है, मॉलिक्यूल अगर नॉन पोलर है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल जैसे I2 हो गया, हमें पता है जब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है या दोनों एटम जब सेम होते हैं तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कैसी होती है, सेम, और उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होने की वजह से फिर उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं आता, और अगर उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं आ रहा है मतलब वो पोलर है कि नॉन पोलर, नॉन पोलर, सो दीज आर द नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। और जब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या रहते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स रहते हैं, तो उसको कहते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, उसको कहते हैं हम नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। और नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में आपको पता है नॉन पोलर है तो उसके अंदर कौन सा फोर्स रहेगा, डिस्पर्शन फोर्स, और इसी का नाम है डिस्पर्शन, डिस्पर्शन फोर्स, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड लंदन फोर्स, ठीक है। और इसका लोएस्ट रहेगा, मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम रहेगा, लोएस्ट रहेगा, और ये बैड कंडक्टर रहेंगे, इंसुलेटर रहेंगे, इंसुलेटर, क्योंकि इसमें आयन ही नहीं है। और उसके बाद इसका एग्जाम्पल हम दे सकते हैं I2 सॉलिड, ठीक है। और भी कोई भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल है जैसे O2 का सॉलिड अगर बनाया वो एक्सेट्रा, ये सारे क्या बनेंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है, क्योंकि जो गैस है लेकिन उसका भी टेम्परेचर कम कर करके हम उसका क्या बना सकते हैं, सॉलिड। सो दीज आर द नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब ये हो गया थर्ड, फोर्थ, अब हम बनाएंगे पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। पोलर मॉलिक्यूल, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है नॉन पोलर मॉलिक्यूल, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जब क्या रहेंगे, पोलर मॉलिक्यूल। जब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पोलर मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल कौन है, जिसके अंदर क्या है, अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले दो एटम अटैच्ड है। जब अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले दो एटम अटैच्ड होते हैं तो हम उसको कहते हैं कौन सा मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल। अब पोलर मॉलिक्यूल में जैसे हम ले सकते हैं अमोनिया या HCl अगर हम लेंगे, ठीक है, HCl लेंगे तो वो कौन हो गया, पोलर, ठीक है। अगर एसिटिक एसिड लेंगे तो वो भी कौन हो गया, पोलर। ये ऑलरेडी दे आर इन अ लिक्विड स्टेट, लेकिन जब हम उसको कूल करेंगे तो दे विल गेट इन अ व्हिच स्टेट, सॉलिड स्टेट, ठीक है। तो सॉलिड स्टेट में जाएंगे तो इनके अंदर का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जैसे पानी हो गया, पानी, आइस, आइस, लेकिन उसमें स्पेशली उसको अलग टाइप में निकाला गया है, ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको अलग टाइप में निकाला गया है, उसका नाम रखा हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। इट इज आल्सो टाइप ऑफ पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, बट उसको स्पेशली निकाला गया है। तो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड कौन, जिसके अंदर क्या नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, तो बचे कौन से, दो, डायपोल डायपोल इंटरएक्शन या वंडरवॉल फोर्सेस। तो नॉन पोलर, इसका नाम रहेगा पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, ये रहेंगे पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। और इसके अंदर जो फोर्स रहेगा वो रहेगा डायपोल डायपोल इंटरएक्शन और वंडरवॉल फोर्स, वंडरवॉल फोर्स। इनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा वो रहेगा डायपोल डायपोल इंटरएक्शन और वंडरवॉल फोर्स।
और इनका भी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा नहीं रहेगा, लो ही रहेगा। और ये क्या, ये जरूरी नहीं है कि ये कंडक्टर रहेंगे, कभी HCl है तो डिसोसिएट हो गया तो रह भी सकते हैं, नहीं भी रह सकते। तो इसलिए पार्शियल मतलब समटाइम समान कंडक्टर तो समान नॉन कंडक्टर, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल है HCl, अगर हम सॉलिड बनाएंगे तो HCl सॉलिड हो गया, ठीक है। अमोनिया का अगर सॉलिड बनाएंगे तो वो सॉलिड हो गया, एक्सेट्रा अलग अलग सॉलिड हम बना सकते हैं इससे। लास्ट है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, ये भी पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड जैसा ही है, सिर्फ फर्क इतना है कि यहाँ पे ये ऐसा पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है जो क्या बना सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। उसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जो क्या बना सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे हमारा एग्जांपल है कौन, H2O, H2O कैन फॉर्म द व्हिच बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, सो इट कैन शो द हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। सो इसका अगर हम देखेंगे हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, तो इसका एग्जांपल इसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्डेड, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो है कौन सा बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये प्योर अगर है तो इंसुलेटर, प्योर वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो ये इंसुलेटर ही रहेंगे। अरे यार इधर का इधर लिखती है, डोंट वरी, वी हैव द फैसिलिटी, यू हैव दिस फैसिलिटी, यू हैव दिस फैसिलिटी, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इट हैज द मीडियम मेल्टिंग पॉइंट, इसका मीडियम रहेगा या लो ही रहेगा, बहुत ज्यादा नहीं रहता। मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, आइस की बात करेंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, तो इतना हाई नहीं है, लो ही रहेगा। और ये जो है इसका एग्जांपल, हम फेमस एग्जांपल क्या ले सकते हैं, आइस। आइस जो होता है, आइस में हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ये स्ट्रक्चर आपको पूछा जा सकता है, तो आइस के बारे में 4-5 बातें अभी मैं बता देता हूँ इधर, ठीक है। तो ये हो गए हमारे कितने टाइप के सॉलिड्स हो गए, 6। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी टाइप, 6 टाइप। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, सॉरी पहला है आयोनिक सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर, हाइड्रोजन बॉन्डेड। एक तो सर ज्यादा का नंबर आ गया, मॉलिक्यूलर सॉलिड, ये मॉलिक्यूलर सॉलिड के टाइप है क्या, ठीक है। मेनली 3 ही टाइप है, नहीं मेनली 3 टाइप है, कोवैलेंट, ionic, molecular, and molecular is again 3 types, that is non-polar molecular, polar molecular, and hydrogen bonded molecular. So ice is the example of hydrogen bonded molecular solid. In the structure of ice, this is a single water molecule having the 2 lone pair. And here the electronegativity of hydrogen is 2.1 and that of oxygen is 3.5. So whose more? Oxygen more. So it carry del negative and it carry del positive. And this hydrogen also carry del positive. So this is the one water molecule I have. And this is the second water molecule we can have. So this carry del negative, so it form the hydrogen bond. Here 2 bond, इस बॉन्ड की वजह से ये डेल नेगेटिव और इस बॉन्ड की वजह से ये डेल नेगेटिव। So and I again one water molecule we consider here. So this del negative and this del positive, there will be a force of attraction. This is hydrogen, this is oxygen, hydrogen, and this carry del positive, this del negative. There is also force of attraction. And in this way, a single water molecule, you can see here, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे भी एक बॉन्ड ये बना सकता है। सो दिस कैरी आल्सो डेल पॉजिटिव
and this is water molecule. We have this carry del negative, del positive attraction. So you can see this single water molecule can form maximum 4 hydrogen bonds. This question asked number of times. ठीक है? So once more, क्या concept? Single water molecule can form maximum 4 hydrogen bond. ज्यादा से ज्यादा वो कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है? 4. ठीक है? 2 ऑक्सीजन की वजह से और 2 हाइड्रोजन की वजह से. हमेशा ध्यान में रखना है. तो सिंगल वाटर मॉलिक्यूल मतलब अकेला वाटर मॉलिक्यूल मैक्सिमम कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा? 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा. सिंगल वाटर मॉलिक्यूल कैन फॉर्म मैक्सिमम हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्ड? 4 हाइड्रोजन बॉन्ड. ये होगी एक बात. दूसरी बात, as the single water molecule can form the 4 hydrogen bond, it forms the tetrahedral structure. इस ऑक्सीजन को अगर सेंटर में कंसीडर करेंगे तो ये एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड, चौथा बॉन्ड. तो it forms the which type of geometry? Tetrahedral geometry. It forms this tetrahedral geometry there. And because of formation of this tetrahedral geometry of the water molecule, what happened? Much more amount of free spaces are produced there. इसके अंदर क्या होता है? Free spaces. Free space. सॉलिड के अंदर क्या होती है? ज्यादा. सॉलिड के अंदर ज्यादा होती है और फ्री स्पेस बड़ी तो वॉल्यूम बढ़ा और वॉल्यूम बढ़ा तो डेंसिटी कम होगी. Therefore, density of ice is greater than water. Sorry, less than water. क्योंकि वाटर जब बनेगा तो क्या होगा? हाइड्रोजन हम गर्म करेंगे, हीट करेंगे अंशुमन उसको, और हीट करेंगे तो कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड्स क्या हो जाएंगे? ब्रेक. और अगर कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक हो गए तो ये जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर की जो ज्योमेट्री वो टूट जाएंगी, मॉलिक्यूल पास आ जाएंगे, वॉल्यूम कम हो जाएगा. और अगर वॉल्यूम कम हो गया तो डेंसिटी बढ़ जाएंगी. बिकॉज डेंसिटी इज गिवन बाय व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी? मास अपॉन वॉल्यूम, है ना. वॉल्यूम अगर कम हुआ तो डेंसिटी बढ़ेगी. और इसीलिए फिर क्या हुआ? वाटर की डेंसिटी ज्यादा है और आइस की डेंसिटी कम. इसलिए आपको 2 मार्क का क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाई द डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन द वाटर? बिकॉज इन आइस टेम्परेचर इज लेस, so number of hydrogen bond forms are more. As the number of hydrogen bond forms are more, so it forms the tetrahedral structure which has the more number of which spaces? Vacant spaces. So its volume is more and so its density is less. And practically you can see this in your fridge. What happened? जब वो आइस ट्रे होता है उसके अंदर हम पानी डाल के रखते हैं तो पानी कैसा रखते हैं? लेवल में. लेकिन जब आइस बनता है तो कहाँ बनता है? उसके ऊपर, क्योंकि आइस का वॉल्यूम पानी के वॉल्यूम से ज्यादा है और इसीलिए उसकी डेंसिटी कैसी है? कम. तो उसका ये एक्सप्लेनेशन है शॉर्ट में. तो दिस इज अबाउट योर टॉपिक, दैट इज द टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड. व्हाट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड? व्हाट इज अमॉर्फस सॉलिड? व्हाट इज डायमंड? व्हाट इज ग्रेफाइट? वी हैव सीन. ठीक है. डायमंड और ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर के बारे में पूछते हैं तो शॉर्ट में मैं बता दूं, जो डायमंड होता है, डायमंड के बारे में बहुत बार पूछते हैं. सीटी, नीट, जेई के एग्जाम में पूछते हैं. तो डायमंड जो है, डायमंड में हर एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4. सिंगल कार्बन फॉर्म हाउ मेनी बॉन्ड? 4 सिग्मा बॉन्ड. और अगर ये 4 सिग्मा बॉन्ड बनाता है तो इसकी हाइब्रिडाइज स्टेट होती है sp3. इसका बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट्स और इसकी ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल. क्या ज्योमेट्री होती है? टेट्राहेड्रल. एंड इट्स बॉन्ड एंगल इज 109 डिग्री 28 मिनट्स. ठीक है. दिस इज अबाउट द डायमंड. किसके बारे में है ये? डायमंड के बारे में. नाउ आफ्टर डिस्कसिंग अबाउट दिस डायमंड, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स है और इसकी ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल, बॉन्ड एंगल इतना, ये डायमंड हो गया. डायमंड के बारे में हमेशा आपको पूछते हैं कि व्हाट इज द हाइब्रिडाइज्ड स्टेट ऑफ द कार्बन इन द डायमंड. सो व्हाट इज द हाइब्रिडाइज्ड स्टेट? sp3. ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, बॉन्ड एंगल
109 डिग्री 28 मिनट यही पूछते हैं। कोई आपको गलती से उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए नहीं बोलेंगे, ठीक है। और वहां पे दूसरा वाला जो है, दूसरा वाला है इसका भाई, क्या नाम है इसका, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में क्या होता है, जो कार्बन के 4 अनपेड होते हैं, 4 अनपेड में से कार्बन उसके 3 अनपेड क्या करता है, शेयर करता है। किसके साथ, कार्बन। देखो ये कार्बन है और ये भी कार्बन है बच्चों, ये भी कार्बन है, ठीक है। और ये कार्बन और ये भी कार्बन है। तो ये क्या हो रहा है, गौर से देखो, हर एक कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, 3 बराबर। हर एक के पास क्या है, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन। और ये अनपेड इलेक्ट्रॉन ऐसी एक लेयर बनाता है, नीचे भी एक लेयर रहती है। तो ऊपर की लेयर का अनपेड नीचे की लेयर के अनपेड के साथ पाई बॉन्ड बनाता है, तो बॉन्ड पाई बॉन्ड। और अगर आपको पता है कि पाई बॉन्ड कैन नॉट पार्टिसिपेट इनटू द हाइब्रिडाइजेशन, और पाई ऑर्बिटल कैन नॉट, मतलब पाई ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करती। और इसीलिए इसके कितने सिग्मा बॉन्ड है, सिर्फ 3। और 3 सिग्मा बॉन्ड रहे तो हाइब्रिडाइज स्टेट क्या रहती है, sp2। और बॉन्ड एंगल कितने का रहेगा, 120। सो देयर बॉन्ड एंगल इज 120 एंड जनरली हाइब्रिडाइज स्टेट ही पूछते हैं, तो ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ग्राफाइट में हाइब्रिडाइज स्टेट क्या है, sp2। नीट में पूछा गया था क्वेश्चन, नीट में ग्राफाइट के कार्बन की हाइब्रिडाइज स्टेट और डायमंड के और सॉलिड स्टेट यूनिट में पूछा गया था स्पेशली, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे सॉलिड स्टेट, ठीक है, क्योंकि सॉलिड है ये दोनों। तो ग्राफाइट के ग्राफाइट के कार्बन की हाइब्रिडाइज स्टेट sp2 और डायमंड के कार्बन की हाइब्रिडाइज स्टेट sp3। तो ध्यान रखेंगे डायमंड के कार्बन की हाइब्रिडाइज स्टेट क्या है, sp3 और ग्राफाइट के कार्बन की sp2। इट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और इसका मेल्टिंग पॉइंट है 3550 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। दिस इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डायमंड, ठीक है। एंड इट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड इट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। So this is about the graphite and diamond. Always keep in your mind, इसकी ऐसी लेयर हेक्सागोनल रिंग काय में बनती है, ग्रेफाइट में। उसमें कौन सी ज्योमेट्री बनती है, टेट्राहेड्रन। So this is about the 2 solids we have again seen. One is a diamond and another is a graphite. ठीक है, डायमंड एंड ग्रेफाइट, क्लियर है। सो त्याच्यात पाई इलेक्ट्रॉन आहे ना, पाई बॉन्ड इज अ वीक बॉन्ड। गुड कंडक्टर म्हणजे त्याच्यात खूप जास्त फ्री इलेक्ट्रॉन आहे, याच्यात इट इज द बॅड कंडक्टर ऍट रूम टेम्परेचर, बट इट इज अ कंडक्टर ऍट हाय टेम्परेचर, बिकॉज when we increase the temperature some pi bond breaks and the electron becomes free and so it can conduct electricity. So we can't say it is a good conductor, clear hai? So this is about the diamond and graphite and we have seen the type. कल का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉलिड, कुठे वो माय है रोटरी किती वगैरह वगैरह, नंबर ऑफ थिंग्स वी विल डिस्कस टुमारो। तो कोई भी कल अपसेट नहीं रहेगा। उद्या काय